हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अभी आप सबसे मैं हूं आपके एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप क्लास 10th में हैं और आप पढ़ रहे हैं साइंस। जी हां, क्योंकि चैप्टर 1 जो है आपका क्लास 10th साइंस का, जो अवक्रिया से रिलेटेड चैप्टर है, रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण से, इसमें रासायनिक अवक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि संतुलित कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हमें किसी चीज को अगर पाना है तो इसके बारे में अच्छी जानकारी रखना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्यों संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पहली बात तो दिमाग में यही आना चाहिए ना कि आखिरकार रासायनिक अवक्रिया को संतुलित कर रहे हैं तो क्यों संतुलित करना आवश्यक है। ऐसा क्या है जो कि हम लोग संतुलित कर रहे हैं? क्या बिना संतुलित किए काम नहीं चल सकता क्या? बिल्कुल चल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में ले ले, तो मान लीजिए हमारे पास एक अवक्रिया है। अवक्रिया क्या है? वो अवक्रिया है यहाँ पे FeO प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2। अगर ये अवक्रिया है तो इसको आपको क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। तो क्यों आवश्यक है इस अवक्रिया को संतुलित करने के लिए? पहले उसके बारे में जानेंगे, आवश्यकता। ठीक है ना? फिर हम लोग नियम पढ़ेंगे। अब पता चल गया क्यों आवश्यक है, उसके बाद हम लोग नियम पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैसे मेरे प्यारे बच्चों इसको संतुलित किया जा सकता है, कितने इसके स्टेप है, कितने इसके चरण है। जब ये आ जाएगा तो इसको आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। इसको आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ आपको स्टेप बताऊंगा संतुलित करने के लिए। पहले जानेंगे कि आवश्यकता, यानी कि रासायनिक अवक्रिया को संतुलित करने की के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक ना? यानी कि आवश्यकता, किसकी आवश्यकता? रासायनिक अवक्रिया को संतुलित करने के लिए आवश्यकता, यानी कि यह क्यों आवश्यक है कि रासायनिक अवक्रिया को संतुलित किया जाए। तो देखिएगा, आपको पता ही होगा, इस चीज को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। रासायनिक रासायनिक अवक्रिया के होने से पहले जो पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं, तथा जो नया पदार्थ बनता है रासायनिक अवक्रिया के बाद उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार देखें तो रासायनिक अवक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, न ही इसका निर्माण होगा, न ही इसका विनाश होगा, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है ना? अर्थात किसी भी रासायनिक अवक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, किसी रासायनिक अवक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर ये 10 किलोग्राम का है तो ये भी कितना रहेगा? 10 किलोग्राम का रहेगा। ये नहीं कि ये 8 किलोग्राम का हो जाएगा, उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, किसी भी रासायनिक अवक्रिया के या किसी भी रासायनिक अवक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? विनाश होता है। अर्थात
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जितना अभिकारक होना चाहिए उतना क्या है, उत्पाद होना चाहिए। अगर यह अभिक्रिया तो भाई ये संतुलित नहीं है, यानी कि जिधर जितना इतना होना चाहिए, यानी कि जितना मटेरियल इस तरफ होना चाहिए, जितने तत्वों की संख्या उतने तत्वों की संख्या इधर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो नष्ट होता है न ही कोई नया बनता है। अब इसके क्या क्या चरण है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित हेतु चरण। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से चरण हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने हेतु चरण, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने हेतु चरण, संतुलित करने हेतु चरण। ऐसे कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। देखिए है तो इसे 7-8, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजर देखेंगे, मेजर केवल 3 ही देखेंगे। ऐसे 3 ही हम लोग चरण देखेंगे जिससे आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पूरी संतुलित हो जाएगी और आपको कोई भी चरण पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। कितने हम लोग देखेंगे, केवल 3। पहला आपको बस ये चरण में देखना है कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनानी पड़ती है। हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखेंगे, असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या की सूची बनानी पड़ती है, या फिर उसकी क्या बनाइए, एक सूची बनाइए। चलिए जैसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ये हमारा कोई असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किधर है, इसको ऐसे कर लेते तो सही रहेगा। मान लीजिए हमारा कोई असंतुलित रासायनिक मतलब अभिक्रिया है। जैसे मान लेते हैं FeH2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी कोई असंतुलित है, अभी संतुलित नहीं है, यह असंतुलित अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दिया है असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या बनाइए, सूची बनाइए। तो तत्व यहाँ पे देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तत्व। अब एक तरफ तो तत्व हो गया, तत्व में क्या हमारा Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए 2 तरफ है। अब यहाँ पे एक तरफ तो अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो इस तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है,
उसकी ही सूची बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या ओके। अब आपका क्या बचा, अब उत्पाद। तो उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या ओके। ये आपकी क्या बन गई, सूची बन गई। अब देखिए एफआई है, तो एफआई में अभिकारक में इसकी परमाणु संख्या कितनी है, केवल 1 है। और वहीं में उत्पाद में देखें तो परमाणु संख्या कितनी है, वो कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 3 है। यानी कि अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितनी है, 3 है। वहीं पर अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन में अभिकारक में कितनी है, तो 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 है। और उत्पाद में देखें तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें भी हमारे कितने हैं, 2 ही हैं। वहीं में अभिकारक में ऑक्सीजन देखें कितनी है, 1 है। तो उत्पाद में भी अगर हम ऑक्सीजन देखें तो कितनी है, 4 है। ठीक है ना। अब देखिए क्या ये संतुलित है, इधर 1 है इधर 3 है, ये चलिए बराबर है। लेकिन इधर देखिए ऑक्सीजन 1 है, इधर कितनी है, 4 है। तो इसी को हम इक्वेशन बराबर करेंगे, दोनों तरफ क्या आना चाहिए, हमारा बराबर ही आना चाहिए। तो ये एक स्टेप याद रखिएगा, इसके नीचे आप लोग ये स्टेप बना लीजिएगा, ये वाला। अब ये कंडीशन इसके हिसाब से लिखेंगे, बाकी हमारा सेम ही रहेगा, सूची बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब अगला मेजर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं। सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले संतुलित करेंगे। यानी कि मान लीजिए हम फिर यही एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा है, ये हमारा कोई असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक, अब सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन हो सकता है, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या ये नहीं। सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन है, Fe3O3 Fe3O4 यानी सबसे पहले बड़े वाले यौगिक को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करते हैं, इसके अकॉर्डिंग संतुलित करेंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी देखेंगे ऑक्सीजन कितनी हो चाहिए, 4 होने चाहिए। अब अगर यहाँ पे रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का अणु है ना कोई अणु है, क्या दिया है, अणु दिया है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए उसको अभी हम आगे आपको अच्छे से समझाएंगे, तो आपको समझ आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तीसरा क्या आपका मेजर पॉइंट हो जाएगा कि इस प्रकार जांचते हुए एक के बाद एक परमाणु चुनकर संतुलित करेंगे जब तक समीकरण पूरी संतुलित न हो जाए। बस इसी प्रकार जांच करते हुए एक के बाद एक परमाणु चुनकर उसे संतुलित करते हैं, जब तक कि समीकरण संतुलित न हो जाए। जब तक कि समीकरण पूरी संतुलित न हो जाए।
संतुलित न हो जाए, फिर इसी प्रकार सबको क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। ठीक है, अब आपका अगला जो आता है अंतिम इसमें प्रोसेस में, अगर आपको बड़ा वीडियो होगा तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा अलग से, उसको भी देख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए बड़ा हो गया तो एक अलग वीडियो अलग से बना देंगे, केवल उसमें प्रश्न ही रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए क्या क्या उसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं, क्या क्या कंडीशन लगाते हैं, ठीक है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक सूचनापूर्ण बनाना। यानी कि हम लोग सूचनापूर्ण का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें ऑक्सीजन गैस होती है तो गैस का चिन्ह कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए वो सॉलिड है तो कैसे लिखेंगे, अगर वो जल है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं, ठीक ना, उनके भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं। अब कैसे संकेत लिखेंगे, तो जैसे कि अगर सॉलिड है यस से, अगर सॉलिड है तो किससे दिखाएंगे, एस से दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर लिक्विड है तो किससे दिखाएंगे, एल से, लिक्विड के है तो किससे दिखाएंगे, एल से, जल। अगर गैस है तो किससे लिखाएंगे, जी से, ठीक है ना। अगर एक्वस है यानी कि जलीय है तो एक्यू से दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक्वस होता है। एक्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है, यानी कि वो क्या होगा, जलीय होगा। ठीक है, अगर जलीय है तो एक्यू से हम लोग उसको दिखाएंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जलीय का मतलब होता है आधा जल आधा वो, दोनों क्या सांद्र रहे, घुले रहे। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया को उठाते हैं और उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। चलिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे मैंने ले लिया, वो रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए क्या है, जो अभी आपको बताए थे, Fi प्लस H2O एरोमार्क Fi3O4 प्लस H2। ये मेरे पास कोई असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। संतुलित करने से पहले इसको जगह बना के लिखेंगे। क्या बना के लिखेंगे, जगह। जैसे कि Fi प्लस H2 एरोमार्क Fi3O4 प्लस H2। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए चरण बताए थे। क्या बताए थे, चरण। देखिए ये है आपके चरण, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने हेतु चरण। सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित यानी कि उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सूची। तो सूची मैंने यहाँ पे बना लिया है पहले से ही, और आपको देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैंने आपको बनाया था सूची, ये मैंने आपको सूची बना दिया है, ठीक है ना, सूची बना दिया है। ठीक, आगे सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं। देखिए सूची तो बना लेंगे, देख लेंगे, लेकिन सबसे अधिक परमाणु वाले को सबसे पहले संतुलित करेंगे, फिर उसकी जांच करते हुए संतुलित करेंगे। तो सबसे अधिक परमाणु वाला कौन है, यहाँ पे है Fi3O4। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, Fi3O4 है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। और इधर देखेगा ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके, अब ये तो जल है, अब यहाँ पे अगर हम 4 लिख देंगे तो क्या जल का अणु बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगला यौगिक कोई अन्य तत्व हमारा बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 यहाँ पे लिख दूंगा, 4 यहाँ पर लिख दूंगा। तो अब ये इसका बैलेंस हो गया कि नहीं, हो गया, इसका हो गया। अब देखिए, अब तो ऑक्सीजन हो गया इधर, क्योंकि यहाँ पर भी 4 आ गया, 4 का 4, और यहाँ पर भी 4। अब यहाँ पे F3 है, आयरन कितना है,
3 है, आयरन कितना है 3 है। हाँ, लेकिन इधर आयरन कितना है 1 ही है। तो अगर 3 यहाँ पे Fe ले ले तो यह इसके क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, यानी कि Fe3 3 आयरन ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है ना। ये तो आपका क्लियर हो गया, ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया संतुलित। लेकिन क्या ये संतुलित हुआ, अब इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा लूंगा, पहले बड़े वाले को संतुलित किया, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा छोटा जो मिलेंगे उसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले बड़े वाले को संतुलित मैंने किया, फिर इससे छोटा क्या है H2O है, फिर इसके छोटा करेंगे। अब यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 4, तो 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हुए 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 है, और इधर कितना है 2 ही है, इधर 8 है, इधर क्या है 2 ही है। अगर 4 हाइड्रोजन यहां पर भी ले ले, 4 हाइड्रोजन यहां पर भी ले ले तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि देखिए 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई संतुलित हो गई। फिर समझेंगे, पहले हम लोग सबसे बड़े वाले को उठाएंगे, सबसे बड़ा वाला हमारा क्या है Fe3O4 को उठाएंगे, इसको संतुलित करेंगे। मान लीजिए यहां पे शुरू से लेके चलेंगे, आयरन कितना है 3 है, या तो ऑक्सीजन से ले लीजिए या तो आयरन से ले लीजिए। आयरन कितना है 3 है, और इधर आयरन कितना है 1 है, तो इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आयरन 3 था तो यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक ना। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना 1 ही है, तो यहाँ पे मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो 4 ऑक्सीजन और 3 आयरन, क्लियर हो गया। अब इससे छोटा क्या H2O आया ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 तो 4 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 हो गए, और इधर केवल 2 ही थे, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मैंने और ले लिया, 4 दूनी 8, और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई संतुलित हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, और ये चरण है। अगले वीडियो में पूरा का पूरा आपको प्रश्न लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको पूरा पूरा क्वेश्चन आएगा जो कि बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, और वो सब बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। तो हर एक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को देखना है। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना है तो जब आप 3-4 वीडियो को देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।